हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज कुमार वेदांता क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या शुरू करने की सोच रहे हैं तो अब आपको इधर उधर भटक कर अपना कीमती समय बर्बाद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब आप घर बैठे ही निःशुल्क और कम समय में हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से अपनी तैयारी कर सकते हैं। अगर आप ऑनलाइन क्लासेस के साथ साथ ऑफलाइन क्लासेस में भी हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप नीचे दिए गए पते पर संपर्क करके हमारी ऑफलाइन क्लासेस से भी जुड़ सकते हैं। धन्यवाद। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज पहला टॉपिक, नंबर सिस्टम। दोस्तों, नंबर सिस्टम शुरू करने से पहले हम नंबर्स के बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि नंबर्स होते क्या हैं या किस किस तरह के नंबर्स होते हैं। दोस्तों, पहला है आपका नेचुरल नंबर्स। देखो, जैसा कि आप देख पा रहे हो, नेचुरल नंबर्स होते हैं कि जिन संख्याओं का यूज हम गिनती करने में करते हैं, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, इन्हीं सभी को हम बोलते हैं नेचुरल नंबर्स, या जिसे हिंदी में बोलते हैं प्राकृत संख्याएं। देखें कि जैसे प्राकृत संख्याएं कौन सी होती हैं कि 1, 2, 3, 4 इस तरह, यानी इनफाइनाइट तक, जहां तक आप जा सकते हो। मतलब बस इतना सही है कि जिन संख्याओं का यूज हम गिनने के लिए, काउंटिंग करने के लिए करते हैं, उन्हीं सभी को बोला जाता है प्राकृतिक संख्याएं। ठीक है। प्राकृत संख्या के बाद में दोस्तों आता है आपका होल नंबर्स, जिन्हें बोलते हैं पूर्ण संख्याएं। जैसे एक लिखा हुआ है कि पूर्ण संख्याएं, जब प्राकृत संख्याओं में हम शून्य को भी शामिल कर लें तो इस सेट को ही बोला जाता है होल नंबर्स। जैसे देखें, अगर हम प्राकृत संख्याओं के सेट को ही 0 से शुरू करें, जैसे 0, 1, 2, 3, 4 इस तरह, जहां तक आप जा सकते हो, बस प्राकृत संख्याओं में 0 को लेने पर ही जो भी सेट बनता है उसे ही बोला जाता है पूर्ण संख्याएं। अब प्राकृत संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, इसके बाद में संख्याएं दो और आती हैं जो मुख्य हैं। एक है आपकी सम संख्या, जिसे इवन नंबर बोलते हैं। दूसरा है आपका विषम संख्या, जिसे ऑड नंबर बोलते हैं। दोस्तों, सम संख्या क्या होती है? सम संख्या बोलते हैं कि जब संख्याएं, जो संख्या 2 से पूरी तरह विभाजित हो जाए, उसी नंबर को बोला जाता है सम संख्या या इवन नंबर। जैसे सम संख्याओं में देखें तो हमारी संख्याएं होती हैं कि 2, 4, 6, 8, इसी तरह से आप जहां तक जा सकते हो। तो सम संख्या हमें पता चली कि जो संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, उसी संख्या को हम बोलेंगे कि संख्या एक सम संख्या है। सम संख्या के बाद में ठीक इसका दूसरा होता है अपोजिट, उसे बोलते हैं विषम संख्या। तो देखिए, विषम संख्या क्या होती है? जैसे लिखा हुआ है कि जब संख्या को 2 से डिवाइड करने पर संख्या पूर्ण रूप से विभाजित न हो, तो ऐसी संख्याओं को बोला जाता है विषम संख्याएं। इसमें संख्याएं क्या होंगी आपकी कि 1, 3, 5, 7 डॉट डॉट इटसेट्रा, यानी जहां तक आप जा सकते हो। बस इतना है, जो संख्या 2 से, अगर संख्या हमारी 2 से पूरी तरह विभाजित होती है तो वो सम संख्या होती हैं, लेकिन जब संख्या 2 से पूरी तरह विभाजित नहीं होती है तो वो संख्या आपकी विषम संख्या होती है। यहाँ तक क्लियर है बात दोस्तों? ठीक है। अगला आता है सम संख्या। विषम संख्या के बाद में आपका अभाज्य संख्याएं। देखो, अभाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं कि वे संख्याएं जो खुद से और 1 से, केवल इन 2 गुणनखंडों से ही विभाजित होती हैं, उन्हें बोला जाता है अभाज्य संख्याएं। मतलब कि ऐसी संख्याएं जिनके केवल 2 ही गुणनखंड होते हैं, एक तो 1 और एक स्वयं खुद, तो ऐसी संख्या को बोला जाता है आपकी अभाज्य संख्याएं। अगर इसमें अभाज्य संख्या में हम बात करें तो जो सबसे पहली अभाज्य संख्या आएगी वो होगी आपकी 2, इसके बाद में 3, 5, 7, 11, 13 इटसेट्रा, यानी जहां तक आप जा सकते हो। बस ये जरूर ध्यान रखिएगा कि अभाज्य संख्या के हमेशा 2 फैक्टर होते हैं। पहला फैक्टर उसका 1 होता है और दूसरा फैक्टर वो स्वयं होती है। अगर 2 से ज़्यादा फैक्टर होंगे तो वो संख्या अभाज्य संख्या नहीं होती है। और ये क्वेश्चन भी एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, और खास करके यूपी टेट वगैरह जिसने दिया होगा उसे पता होगा कि जो पहली अभाज्य संख्या है वो 2 है। यही आता है क्वेश्चन बिल्कुल सीधा सीधा कि पहली अभाज्य संख्या क्या होती है। तो जिसको पता है वो तो बता देता है कि 2 होता है, जिसे नहीं पता वो नहीं कर पाता। उसमें ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, वो 3 को या 1 को पहली अभाज्य संख्या बता जाते हैं। तो इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि पहली अभाज्य संख्या कौन सी होती है? 2 होती है। अब ऐसे ही अभाज्य के बाद में जो हमारा अगला नंबर है वो है भाज्य। देखो, भाज्य संख्या क्या होती है? अभी हमने देखा कि अभाज्य संख्या के 2 फैक्टर होते हैं, लेकिन भाज्य में क्या होगा कि भाज्य संख्या में संख्या के 3 फैक्टर होंगे। 1 होगा, स्वयं होगा, और उसके अलावा 1 फैक्टर और होगा। सॉरी, 3 नहीं, यानी कि 2 से अधिक कितने भी फैक्टर उसके हो सकते हैं, लेकिन कम से कम उसके 3 फैक्टर होंगे। जैसे हम देखें पहली अभाज्य संख्या, तो पहली अभाज्य संख्या होगी आपकी 4।
क्योंकि 4 से पहले अगर आप किसी भी संख्या को लोगे तो या तो वो अभाज्य है या फिर एक नेचुरल नंबर है, लेकिन सबसे पहली हमारी भाज्य संख्या होगी 4, जिसके 3 फैक्टर देखें कम से कम तो कौन कौन से होंगे, एक तो 1 होगा, एक 2 होगा और फिर एक स्वयं 4 होगा, यानी कम से कम 3 फैक्टर होने संख्या के जरूरी हैं भाज्य संख्या होने के लिए। ऐसे ही अगला देखें तो 4 के बाद में 6, 8, 9, 10 इट्सेट्रा, यानी आप कहीं तक भी इन्हें ले आ सकते हैं। तो ये हुई आपकी भाज्य संख्या। चलिए अगला है हमारा भाज्य के बाद में सह अभाज्य संख्याएं। देखिए सहभाज्य संख्या क्या होती है कि कोई भी 2 या 2 से अधिक संख्याओं का ऐसा सेट कि जिनका कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड न हो, केवल एक हो। कहने का मतलब है कि जिन संख्याओं का अगर हम HCF निकालें तो HCF निकालने पे हमें केवल एक प्राप्त हो, ऐसे ही संख्याओं को सेट को बोला जाता है सह अभाज्य संख्याएं। सहभाज्य संख्या कोई भी ऐसा नहीं कि अकेली संख्या होगी, उसके लिए 2 या 2 से अधिक संख्या होनी चाहिए, यानी किसी सेट को हम पूरी तरह से बोलते हैं कि सहभाज्य संख्याओं का सेट है। जैसे देखें कि अगर हम सहभाज्य बोलें, सह अभाज्य, जैसे किसमें सहभाज्य में आपकी सम संख्या भी हो सकती है या फिर विषम संख्या भी हो सकती है। जैसे हम कहें कि 2 और 3, अगर हम इसका उभयनिष्ठ गुणनखंड देखेंगे तो केवल एक होता है, यानी HCF निकालेंगे तो वो हमें केवल एक मिलेगा। या जैसे कि 2, 4, 5, अगर हम इन संख्याओं को आपस में देखें तो पूरा सेट क्या है, ये आपस में सह अभाज्य संख्याएं हैं, क्योंकि तीनों संख्याओं का कोई भी एक उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है सिवाय एक के। जैसे देखें कि एक देखा हमने 4, दूसरा है 6, अगर हम इसमें देखेंगे तो दोनों में क्या है कि इनका उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है, तो ये संख्याएं क्या होंगी, ये आपकी सहभाज्य संख्याएं नहीं होंगी, क्योंकि हमेशा HCF निकालने पे हमें 1 मिलना चाहिए, लेकिन अगर हम 4 और 6 का HCF निकालेंगे तो हमें 2 मिलेगा। तो ऐसे सेट को हम सहभाज्य नहीं बोलेंगे। बस इतना ध्यान रखना है कि कोई भी संख्याएं हों जैसे 5, 3, 4, अगर इनका HCF निकालने पे हमें 1 मिलता है तो उन्हीं संख्याओं को हम आपस में सह अभाज्य संख्याओं बोलते हैं। तो 5, 3, 4 ये सेट क्या होगा, आपका सह अभाज्य संख्याओं का एक सेट होगा। चलिए अगला है हमारा पूर्णांक संख्या। देखिए पूर्णांक संख्या क्या होती है कि जब हम पूर्ण संख्याओं में ही जितनी भी हमारी प्राकृतिक संख्या है उनके ऋणात्मक मान को भी शामिल कर लेते हैं, तो उस सेट को ही हम बोलते हैं कि संख्या पूर्णांक है। जैसे -∞ से लेकर आप कहीं तक भी चले, जैसे -4, -3, -2, ऐसे बीच में आपका 0 आएगा, फिर आपका +1, +2, +3 इनफाइनाइट तक। तो ऐसे ही सेट को हम बोलते हैं पूर्णांक संख्याएं। अब आपको बस इसमें ये चीज ध्यान रखनी है, इसमें अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है कि 0 जो शून्य है वो कैसा पूर्णांक है। इसमें 2 तरह के पूर्णांक आपके हो गए, एक तो हो गए आपके धनात्मक पूर्णांक और दूसरे हो गए आपके ऋणात्मक पूर्णांक। तो धनात्मक पूर्णांक कौन से होते हैं जिनमें प्लस का साइन होता है, और ऋणात्मक कौन से कि जिस संख्या के साथ में आपका माइनस का साइन लगा हुआ होता है। लेकिन जो 0 होता है वो न तो धनात्मक होता है और न ही ऋणात्मक होता है। तो ये 0 को कह सकते हो आप कि उदासीन, जैसे केमिस्ट्री की भाषा में कहते हैं, यानी इस पे कोई भी चार्ज नहीं होता है, यह न तो धनात्मक है और ना ही ऋणात्मक होता है। आइए आगे देखते हैं परमेय संख्या। देखो परमेय संख्या क्या होती है कि वे संख्याएं जो P/Q के रूप में लिखी जा सकती हैं, और P और Q दोनों पूर्णांक होने चाहिए और Q कभी भी आपका 0 नहीं होना चाहिए। तो ऐसी संख्याओं को ही हम कहते हैं परमेय संख्याएं। कहने का मतलब है कि जिन संख्याओं की हम गणना कर सकते हैं पूरी तरह से, उन्हीं संख्याओं को बोला जाता है परमेय संख्याएं। लेकिन ये तो आप विशेष करके ध्यान रखिएगा, Q कभी भी आपका 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अब इसके एग्जांपल देखें तो क्या कि जैसे कि 3/5, 5/9, 7/8 एक्सेट्रा। तो इस तरह की जितने भी नंबर्स हैं वो आपकी क्या है, परमेय संख्या ही हैं। या हम इसमें कोई अंक ले सकते हैं जैसे कि 4, आपका 5, 8, ये सारे के सारे एग्जांपल आपके परमेय संख्या के ही होंगे। या कुछ ऐसे नंबर्स होते हैं जो अंडर रूट में लिखे हुए होते हैं, तो अंडर रूट में लिखे हुए वे ही नंबर परमेय संख्याएं होती हैं कि जिन्हें सॉल्व करने पे हमें कोई पूर्णांक मिलता है। मतलब कि जैसे लिखा हुआ है √4, तो इसे सॉल्व करने में हमें क्या मिलेगा, पूरा पूर्णांक मिल जाएगा 2। तो √4 कैसी संख्या है, ये आपकी एक परमेय संख्या ही है। या √9, √25, इसी प्रकार के √49, तो ये सारे के सारे नंबर क्या हैं आपके परमेय संख्या के ही एग्जाम्पल होते हैं। इसी के बाद में दूसरा देखें तो दूसरा है आपका अपरमेय संख्याएं। बस तो अपरमेय संख्या में क्या है कि वे संख्याएं जो परमेय संख्याएं नहीं होती हैं वे अपरमेय संख्या ही होती हैं।
मतलब ये हुआ कि परिमेय संख्या में तो हम संख्याओं को काउंट कर सकते हैं, अपरिमेय में क्या होता है कि हम उन नंबर्स को पूरी तरह से काउंट नहीं कर सकते हैं, तो वे संख्याएं होती हैं आपकी अपरिमेय संख्याएं। इसमें एग्जांपल देखना चाहें, यानी ऐसे नंबर जो अंडर रूट में होते हैं लेकिन उन्हें सॉल्व करने पे हमें कोई पूर्णांक नहीं मिलता है पूरा, तो वे सारे के सारे नंबर्स क्या होते हैं आपके अपरिमेय संख्या के एग्जांपल होते हैं। जैसे कि अंडर रूट 5, अंडर रूट 6, अंडर रूट 11 या अंडर रूट 2। तो हम जब कभी भी इनके कैलकुलेशन करते हैं तो पॉइंट के बाद ये हमें एक एग्जैक्ट नंबर नहीं देते हैं, इनके मान हम निकालते ही जाते हैं। तो ये सारी की सारी संख्याएं होती हैं अपरिमेय संख्याएं। अच्छा, अब इन दोनों में एक एग्जांपल और आता है पाई का। तो देखो, जब पाई आपका सिंबल के रूप में लिखा हुआ है तो हम उसे बोलते हैं कि वो एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि पाई का कोई भी एक निश्चित मान नहीं होता है। और अगर पाई को हम भिन्न के रूप में लिखें कि जैसे 22/7, तो यहाँ पे क्या है, हमने पाई का एक लगभग में मान ले लिया होता है 22/7, लेकिन हम उसे वहां पे गणना कर सकते हैं। तो जो पाई है, अगर पाई के रूप में सिंबल के रूप में लिखा हुआ है तो ये एक अपरिमेय संख्या है, और वहीं पे अगर ये भिन्न के रूप में 22/7 के रूप में लिखा हुआ है तो ये एक परिमेय संख्या है। तो इसे ध्यान रखिएगा, अक्सर करके ये एग्जाम में पूछा जाता है। बस इतना था, सिंबल के रूप में लिखा है तो अपरिमेय संख्या है, लेकिन अगर फ्रैक्शन के रूप में लिखा हुआ 22/7 तो ये आपका एक परिमेय संख्या है। आखिर में एक लास्ट पर देखते हैं आपका पूर्णकालिक संख्या, या जैसे हम इंग्लिश में बोलते हैं परफेक्ट नंबर। तो दोस्तों, परफेक्ट नंबर कौन सा होता है कि कोई भी ऐसी संख्या जिसके जो गुणनखंड होते हैं उसके सभी गुणनखंडों का योग संख्या के बराबर होता है, लेकिन ध्यान रखिएगा स्वयं को छोड़ के, यानी कि संख्या खुद होती है, उस लास्ट वाले फैक्टर को हम काउंट नहीं करते हैं, और उसके जितने भी फैक्टर हैं उन सबको जोड़ने पे हमें संख्या के बराबर ही मिले, तो ऐसी संख्या को हम बोलते हैं पूर्णकालिक संख्या या परफेक्ट नंबर। जैसे इसका एग्जांपल देखें, जैसे सबसे पहला है 6, फिर देखेंगे तो 28। जैसे 6 के कौन कौन से गुणनखंड होंगे, पहला होगा आपका 1, दूसरा 2, तीसरा 3 और एक होता है 6। लेकिन मैंने कहा था कि स्वयं को छोड़ के, जो लास्ट वाला 6 फैक्टर है इसे छोड़ दो, तो इनको योग करने पे कितना मिलेगा, 3 और 2 5, 5 और 1 6। तो 6 कैसी है कि 6 एक आपका परफेक्ट नंबर है। इसी तरह 28 के फैक्टर देखेंगे तो 1, 2, 4, 7 और एक आपका 14 और एक 28 होता है। तो 28 को हम काउंट नहीं करेंगे, तो 14 7 21, 21 और 4 25 और 2 27 और एक 28। तो 28 भी क्या है आपका एक परफेक्ट नंबर है। तो फिर सुनिएगा कि ऐसी संख्या जिसके सभी गुणनखंडों का योग किंतु स्वयं को छोड़ के संख्या के बराबर होता है, तो वो संख्या क्या होती है, वो आपकी एक परफेक्ट नंबर कहलाती है, पूर्णकालिक संख्या कहलाती है। चलिए दोस्तों, तो अभी हमने नंबर्स के बारे में जाना। नंबर्स के बारे में जानने के बाद अब हम अपना टॉपिक शुरू करते हैं, इकाई का अंक ज्ञात करना। आपने देखा भी होगा आजकल एग्जाम में ये क्वेश्चन अक्सर आता है कि आपको एक इक्वेशन दे दी जाती है और आपसे पूछा जाता है बताइए संख्या में या इस इक्वेशन में इकाई का अंक क्या होगा। जैसे देखें, अगर आपके पास कोई इस तरह लिखा हुआ है कि 529 × 4 3 6, अगर हमें इसका इकाई का अंक निकालना है तो हमें इसे पूरे को गुणा करने की जरूरत नहीं है, केवल हम क्या करेंगे, इसके जो लास्ट डिजिट है, जैसे यहाँ पे 9 है और यहाँ पे 6 है, इन दोनों का गुणा करो, तो 9 और 6 का गुणा करने पर हमें कितना मिलेगा, 9 × 6 = 54। तो 54 में इकाई का अंक क्या होता है, 4 हुआ। ऐसे ही अगर हमें कोई इक्वेशन प्लस में दे दी गई कि 9 2 7 + 8 3 2, अब केवल आपको इसमें जो इकाई के अंक हैं उन्हीं को काउंट करना है, 7 और ये आपका 2, बीच में आपका प्लस है, तो 7 और 2 को ऐड करने पर हमें कितना मिलेगा, 9 मिलेगा। लेकिन जब इस तरह आया है हमारे सामने पेपर में तो हम आसानी से कर लेते हैं। अगर क्वेश्चन यहीं पे आपको कुछ इस तरह दे दिया जाता कि 435 × 836 88, या और मल्टीपल में कुछ लंबा दे दे कि जैसे 5657 999। अब हम इन्हें काउंट नहीं कर सकते जब तक हमको ये काउंट करना नहीं आता कि किस तरह हम यहाँ पे यूनिट डिजिट निकाल सकते हैं। तो आइए सीखते हैं कि किस तरह इस बड़ी बड़ी संख्याओं में इकाई का अंक हम निकाल सकते हैं। तो दोस्तों, आपको इस तरह यूनिट अंक निकालने के लिए केवल 4 रूल्स पता होने चाहिए, और उन 4 रूल्स में भी जो 2 पहले रूल हैं, अगर आप केवल उन्हीं को याद कर लेते हैं, केवल आप समझ लेते हो, तो उन्हीं के आधार पे आप कितनी भी बड़ी संख्या हो इकाई का अंक ज्ञात करते हैं। देखो, जैसे हमारा पहला रूल है कि कोई भी संख्या अगर हमें दे रखी है उसमें इकाई के अंक की जितनी भी घात दे रखी है, घात के केवल आखिरी 2 अंकों को आपको 4 से डिवाइड करना है, और जितना भी शेषफल बचता है
उस शेषफल को इकाई के अंक की घात के रूप में लिखेंगे। आइए समझते हैं इस पॉइंट को, देखें क्या कहना चाह रहा हूं। जैसे हमारे पास कोई नंबर लिखा हुआ है 457 और इसकी पावर लिखी हुई है हमारे पास 8963। अब हमें क्या करना है, ये जो पावर लिखी हुई है इस पावर में केवल आखिर के दो अंक, जिसमें ये क्या है 63, इस 63 को डिवाइड करना है 4 से। तो 4 से डिवाइड करने पे हमें यहाँ पे कितना रिमाइंडर मिलेगा, शेषफल मिलेगा 3 मिलेगा, सॉरी, क्योंकि 4 से डिवाइड करने 15 चौके 60, कितना मिला 3। तो उस 3 को हम क्या करेंगे, ये जो हमारा इकाई का अंक है 7, इसकी पावर के रूप में लिखेंगे कि 7 की घात 3। अब 7 की पावर 3 को जब हम सोल्व करेंगे तो कितना मिलेगा, 7 7 49, 49 7 343, और 343 में भी इकाई का अंक कितना होता है आपका 3। तो हम कह सकते हैं कि 457 की घात 8963, इसको सोल्व करने पे हमें इकाई का अंक कितना मिलेगा, 3 मिलेगा। तो ये हुआ आपका पहला पॉइंट। अब इसके बाद दूसरा पॉइंट क्या है, अभी तो हमने जब पावर को 4 से डिवाइड किया था तो हमारा एक रिमाइंडर बचा था, लेकिन कुछ संख्या ऐसी आएंगी जब हम घात को 4 से डिवाइड करेंगे तो कोई भी शेषफल हमें प्राप्त नहीं होगा। उस कंडीशन में हमको क्या करना है कि जब कोई भी शेषफल प्राप्त न हो, जैसे नंबर लिखा हुआ आपका 479 और इसकी पावर लिखी हुई है 124, जब हम इसमें लास्ट के दो अंकों को 4 से डिवाइड करेंगे तो हमें शेषफल कितना मिलेगा, 0 मिलेगा। अब जब शेषफल हमें 0 मिले 4 से भाग देने पे, तो उस कंडीशन में क्या करना है, इकाई के अंक की पावर लिखते हैं हम 4, और 9 की पावर 4 करने पे हमें क्या मिलेगा, 9 9 81, और दूसरे में 9 9 81 और 1 गुणा 1 करेंगे तो 1। तो इसमें हमें इकाई का अंक मिला 1। देखो कैसे कि 9 की पावर 4 का मतलब है 9 गुणा 9 गुणा 9, इन दोनों 9 का मल्टीपल किया 1, इन दोनों 9 का मल्टीपल किया 1, और 1 गुणा 1 किया तो हमें कितना मिला 1। तो दूसरा पॉइंट था हमारा कि अगर घात को 4 से डिवाइड करने पे कोई भी शेषफल नहीं बचता है तो हम क्या करते हैं, जो हमारा नंबर है उसमें इकाई के अंक की घात हम 4 लिखते हैं और उसे सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने पे जो हमें मिलेगा वही हमारा इकाई का अंक होता है। ये था हमारा दूसरा पॉइंट, ठीक है। अब यहाँ पे आता है कि सर 4 से ही डिवाइड क्यों करते हैं हम घात को। जैसे देखो कोई भी अंक हो, जब हम उसे गुणा करते हैं और गुणा करते जाते हैं तो हमें क्या होता है कि उसका 4 बार गुणा करने के बाद हमें दोबारा से वही अंक मिलने लगता है जो कि अंक था हमारा। जैसे देखें 2 दूने 4, दूने 8, दूने 16, लेकिन अब जैसे ही हम इसमें और 2 से गुणा करेंगे तो ये हमें क्या मिल जाएगा, 32 देगा, और 32 में इकाई का अंक हमारा क्या होता है, 2 होता है। आप किसी भी अंक को देख सकते हैं, ऐसे 3 को देखें, 3 की पावर जब 4 करेंगे तो इसका क्या मतलब हुआ, 3 3 9, 3 27, 3 81, और जब हम इसमें एक बार और कर देंगे एक्स्ट्रा 5वीं बार तो हमें क्या मिलेगा, 243। अब इस 243 में हमें क्या मिला, 3 का अंक मिला। तो बस इसी रिपीटेशन को बचने के लिए हमें पता है कि 4 बार गुणा करने से जैसे हम एक एक्स्ट्रा जाएंगे हमें वही अंक दोबारा मिलने वाला है, तो हम 4 4 के साइकिल को अलग हटा के रख लेते हैं, तो उसी के लिए हम 4 से डिवाइड करते हैं। दूसरा पॉइंट है कि घात कितनी भी बड़ी दे रखी हो हमें, हम उसके आखिरी के 2 अंकों को ही 4 से डिवाइड क्यों करते हैं। तो आखिरी के 2 अंकों को 4 से डिवाइड इसलिए करते हैं क्योंकि 4 का विभाजितता का नियम होता है कि जब कितनी भी बड़ी संख्या हो, अगर उसके आखिर के 2 अंक 4 से डिवाइड हो रहे हैं तो संख्या पूरी तरह 4 से डिवाइड होगी। अगर आखिर के 2 अंक 4 से डिवाइड नहीं हो रहे हैं तो संख्या 4 से डिवाइड नहीं होगी। तो यहाँ तक अभी हमारे 2 पॉइंट क्लियर हुए। तीसरा नियम है आपका, अगर संख्या में इकाई का अंक आपको 0, 1, 5, 6 इनमें से कोई भी अगर संख्या में इकाई का अंक है, अब उसकी पावर चाहे आप कितनी भी करें या इसकी पावर कितनी भी हो, इकाई के अंक पे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। इकाई का अंक हमेशा यही रहता है जो कि हमें दे रखा है। जैसे समझें इस बात को कि मानो हमें संख्या दे रखी है 945 और इसकी घात दे रखी है हमें 99532। तो अब इसमें हमने क्या देखा कि संख्या में इकाई का अंक है आपका 5 और इसकी घात दे रखी है काफ़ी बड़ी लंबी चौड़ी, तो हमें इससे कोई लेना देना नहीं है। हमें इतना पता है कि जब संख्या में इकाई का अंक 5 है तो इसकी घात हम कितनी भी कर दें संख्या पे कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा। संख्या में इकाई का अंक केवल क्या रहेगा, हमारा 5 ही रहेगा। जैसे और देखें कि कोई संख्या हमें दे रखी है 94326 और इसकी पावर दे रखी है हमें 1000। अब तो वही आया निकल के, इकाई का अंक हमारा कितना है, यहाँ पे 6 है और इसकी पावर 1000 दे रखी है। तो घात 1000 होने से हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमें बस इतना पता है कि अगर इकाई का अंक हमारा 6 है तो कितनी भी इसकी घात हो जाए हमारा इकाई का अंक हमेशा 6 ही रहेगा।
ठीक है, तो ये बात आपकी समझ में आई होगी। 3 पॉइंट होने के बाद आपके, अगर आपको और शॉर्ट करना है तो इसके लिए 2 पॉइंट और होते हैं, लेकिन अगर इन दोनों पॉइंट को आप न भी समझ पाए या न समझने की कोशिश करें तो कोई फर्क आपको नहीं पड़ेगा। आपको केवल ये पहले वाले जो मैंने आपको भी 3 पॉइंट बताए थे वो तीनों पॉइंट आपको पता होने चाहिए। उसी के आधार पे आप किसी भी कितनी भी बड़ी इक्वेशन का इकाई का अंक आसानी से निकाल सकते हैं। चलो लास्ट के जो 2 पॉइंट हैं उन्हें जानने से पहले कुछ सवाल कर लेते हैं इस पे। जैसे मैंने आपको एक इक्वेशन दी कि 432 और इसकी पावर दे रखी है कोई भी मल्टीपल 539 और इसकी पावर दे दी 129 और एक और ले लो लास्ट 636 और इसकी पावर लिख दी आपने 1009। चलो देखें कैसे सॉल्व करेंगे। पहला रूल हमारा क्या था कि संख्या में जितनी भी घात दे रखी है, घात में जो इकाई के अंक हैं उसमें लास्ट वाले 2 अंक हटाओ और 4 से डिवाइड करो। तो 26 को 4 से डिवाइड करने पे हमें कितना रिमाइंडर मिलेगा? हमें रिमाइंडर मिलेगा 2। तो हम इसे क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे जो इकाई का अंक है इसकी घात 2 गुणा। दूसरे वाले पे देखें, घात कितनी दे रखी है हमें? 129 और 129 में भी हमें क्या लेके चलना है? केवल 29 को, और 29 को डिवाइड करेंगे जब 4 से तो हमें कितना शेषफल मिलेगा? यहाँ से 4 7 28, एक शेषफल मिलेगा। तो हम इसे क्या लिखेंगे? जो हमारा इकाई का अंक है 9 इसकी घात 1 गुणा लास्ट है आपका 636 की पावर 1009। अब देखो हमने अभी लास्ट पॉइंट पढ़ा था कि अगर हमारा इकाई का अंक 6 है और इसकी पावर कितनी भी कर दी जाए तो इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इकाई का अंक हमारा 6 ही रहेगा। तो हमको मिल गया 6। अब इन्हें सॉल्व करें। 2 की पावर 2 का मतलब क्या होता है? 4। 9 की पावर 1 का मतलब क्या हुआ? 9 और 6 है आपका 6। इन दोनों को तीनों संख्याओं का गुणा करें, जो मिलेगा वही आपका इकाई का अंक होगा। जैसे 4 निम 36, 36 में कितना मिल गया हमें? 6 मिल गया, और फिर इस 6 का 6 से गुणा करेंगे तो 6 6 36, और उस 36 में भी इकाई का अंक कितना है? 6। तो हम कह सकते, चलिए आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखो हमारा क्वेश्चन लिखा हुआ पहला 3879 की पावर 1287 गुणा 1283 की पावर 111 है और 464 की पावर 883। चलो देखें कैसे सॉल्व करना है। अभी आपको बताया था कि जो भी पावर है उसके आखिरी 2 अंकों को आपको 4 से डिवाइड करें। तो 87 को 4 से डिवाइड करने पे कितना रिमाइंडर मिलेगा हमें? 4 दूने 8, 4 एकन 4, 3 मिला। तो इसे हम क्या लिखेंगे? जो हमारा इकाई का अंक है उसकी पावर 3 यानी 9 की पावर 3 गुणा। अगला देखें, अगला है आपका 3 की पावर 111 और इस 111 में 11 को जब हम 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 दूना 8, कितना शेषफल बचा हमारा? 3। तो इसे लिखेंगे हम 3 की पावर 3। दूसरा लास्ट है आपका 4 की पावर 883। तो इस 83 को जब 4 से डिवाइड किया तो इस पर भी कितना रिमाइंडर मिलेगा हमें? इसमें भी रिमाइंडर मिलेगा 3। तो इसे लिखेंगे 4 की पावर 3। इसके बाद 9 का क्यूब होता है 729 और 729 में इकाई का अंक कितना होगा? 9। इसी तरह 3 का क्यूब होता है 27, 27 में इकाई का अंक कितना मिलेगा हमें? 7। और 4 का क्यूब होता है 64, 64 में इकाई का अंक कितना मिलेगा? 4 मिलेगा। बस अब इन तीनों नंबर्स के गुणा कर लीजिए और जो इकाई का अंक होगा वही आपका इकाई का अंक है। देखें 9 और 7 का गुणा करने पे 63, 63 में इकाई का अंक कितना होगा? 3। अब इस 3 का मल्टीपल करेंगे 4 से तो 4 3 12 और 12 में इकाई का अंक कितना होगा हमारा? 2। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। चलिए लिख लीजिए इसे। इसके बाद में एक क्वेश्चन और देखते हैं, इसके बाद आते आपकी किलो ज़्यादा क्लियर हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन को करने के बाद आपको 2 रूल और बताने हैं। 875 की पावर 972 मल्टीपल 583 की पावर 333 मल्टीपल 444 की पावर 927। देखें अब 72, या फिर हमने अभी थोड़ी देर पहले रूल पढ़ा था कि 5 की कितनी भी पावर हो हमेशा इकाई का अंक हमारा कितना रहता है? 5 ही रहता है। उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता उसकी पावर कितनी है। तो इसे आप बिना सॉल्व किए भी लिख सकते हो कि इसका इकाई का अंक आपका 5 रहेगा। दूसरे वाले को देखें, जब हम इसमें 33 को 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारा शेषफल कितना मिलेगा? 1 मिलेगा। 4 8 32, एक शेषफल हुआ। तो इसे हम कितना लिखेंगे? इकाई के अंक की घात 1 यानी कि 3 की घात 1। और अगले वाले में हमारा 27, 27 को जब हमने डिवाइड किया 4 से तो कितना शेषफल बचेगा हमारा? 1। 4 छक्के 24, 3 शेष बचेगा। तो इसे कितना लिखेंगे हम? 4 की घात 3। आगे आए, देखो 5 से हमें 5 ही मिला और 3 से हमें 3 मिला
और 4 का क्यूब देखेंगे तो ये होता है 64, और 64 में भी इकाई का अंक कितना होता है 4। अब देखो यहाँ पे 5 का और जब 4 का गुणा करेंगे तो हमें मिल जाएगा एक बार 5 चौके 20 जीरो। अब 3 से भी करो या मत करो तो हमें जीरो ही मिलने वाला है। तो इस पूरी इक्वेशन को जब हम सॉल्व करेंगे तो इकाई का अंक हमें कितना मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा। चलिए, तो इन एग्जाम्पल से आप समझे होंगे कि इकाई का अंक हमें निकालना है तो किस तरह हमें यूज करना है। लेकिन इसके बाद एक छोटा सा रूल और है जिसकी मदद से हम इन क्वेश्चंस को थोड़ा और जल्दी कर सकते हैं, तो उन्हें भी समझें। देखो, इतना तो हमने सीख लिया, जब किसी अंक की कोई भी पावर है हमें सबसे पहले उसे 4 से डिवाइड करना है और जितना हमारा शेषफल बचता है उसे हम इकाई के घात के रूप में लिखते हैं, पावर के रूप में। अगला रूल है हमारा, अगर इकाई का अंक हमारा 4 है तो और उस अंक की पावर एक सम संख्या है या फिर विषम संख्या है, तो सम संख्या होने पे हमेशा इकाई का अंक आपका 6 होता है और विषम संख्या होने पर आपका इकाई का अंक हमेशा 4 ही होता है। जैसे समझें इस बात को, जैसे कि हमारा कोई नंबर लिखा हुआ है 934 और इसकी पावर दे रखी है आपको 128, या एक कोई नंबर आपका लिखा हुआ है 444 और इसकी पावर लिखी हुई है 127। देखो मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, जैसे कि हमारा यहाँ पे इकाई का अंक कितना 4 है और इसमें भी हमारा इकाई का अंक कितना है 4 है, तो आपको इसे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। सॉल्व करना चाहो कर सकते हो, पावर को आप 4 से डिवाइड करो, यहाँ पे भी पावर को आप 4 से डिवाइड करो, लेकिन इसकी ज़रूरत नहीं होती है जब 4 होता है। तो अगर एक सम संख्या है आपका नंबर तो हमेशा इसमें जो इकाई अंक होता है वो 6 ही होगा, चाहे तो आप सॉल्व करके देख सकते हो। अब दूसरा, इसमें कितना है आपका, इसमें जो पावर है वो एक विषम संख्या है। अब विषम संख्या पे क्या होता है, कितनी भी विषम संख्या हो हमेशा जब 4 हमारा इकाई का अंक है तो इकाई का अंक हमेशा आपका 4 ही रहने वाला है, इस पर कोई चेंज नहीं आता है बस। तो जब कभी भी आपको 4 दिखाई देगा किसी संख्या में इकाई का अंक, तो आपको यही ध्यान देना है कि आपकी जो पावर है वो एक सम संख्या है या फिर पावर आपकी एक विषम संख्या है। इसी तरह जैसे ये 4 का रूल होता है उसी तरह एक 9 का रूल होता है। अगर आपका इकाई का अंक 9 है और उसकी पावर एक सम संख्या है तो सम संख्या होने पे हमेशा जो इकाई का अंक होता है उसका 1 होता है, और अगर पावर एक विषम संख्या है तो विषम संख्या होने पे हमेशा इकाई का अंक 9 का 9 ही रहता है। जैसे आइए देखें, इसे आपका कोई नंबर लिखा हुआ है 789 और इसकी पावर आपको कितनी भी दे दी जाए, जैसे 1212, और दूसरा नंबर लिखा हुआ है कोई 129, इसकी पावर लिखी हुई है 143। देखो यहाँ पे है आपका इकाई का अंक 9 और इसकी जो पावर है वो एक सम संख्या है, तो सम संख्या होने पे मैंने क्या बताया, इकाई का अंक आपका कितना रहता है, हमेशा इसका इकाई का अंक होगा 1। और जब पावर आपकी एक विषम संख्या है, विषम संख्या होने पे इकाई का अंक हमेशा कितना रहेगा, जब आपका इकाई का अंक 9 है तो वो 9 ही रहेगा। इन चीज़ों को आप अलग से नोट डाउन कर सकते हो, या फिर आपको जो पहले 2 रूल बताए थे, सवाल तो उसी से सॉल्व हो जाएगा इकाई अंक निकालने में, कि जैसे जितनी भी पावर दे रखी है आप उसे पहले 4 से डिवाइड करें, जितना शेषफल बचे उसे इकाई के अंक की पावर के रूप में लिखें। एक तो ये था। दूसरा था हमारा कि अगर हमारी जो घात है, जो पावर है वो 4 से पूरी तरह डिवाइड हो जाता है तो संख्या में जो इकाई का अंक है आपको उसकी घात 4 के रूप में लिखना है। बस इन्हीं 2 पॉइंट से आप इकाई का अंक निकाल सकते हो। लेकिन इसके बाद कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स थे, जैसे कि अगर संख्या में इकाई का अंक 0, 1, 5 या फिर आपका 6 है तो उसकी कितनी भी पावर हो इकाई के अंक पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। और अगले 2 रूल हमने ये सीखे कि अगर संख्या में इकाई का अंक 4 है और उसकी पावर एक सम संख्या है तो हमेशा उसमें जो इकाई का अंक होगा वो 6 होगा, और यदि विषम संख्या है जो इकाई का अंक होगा वो 4 होगा। इसी प्रकार यदि संख्या में इकाई का अंक 9 है तो सम पावर होने पे उसमें इकाई का अंक आपका 1 रहता है, और विषम पावर होने पे तो सम पावर होने पे उसमें इकाई का अंक 1 रहता है और विषम पावर होने पे उसमें इकाई का अंक 9 रहता है। ठीक है, आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। आइए अब 4-5 क्वेश्चंस के माध्यम से हम और अच्छी तरह से सीखते हैं कि इकाई का अंक कैसे निकालते हैं। देखिए पहला सवाल देखें इस पर कि 123 इंटू 789 इंटू 744, इनकी आप पावर लिख लें जो भी लिखना चाहें। चलो देखो, पहला है हमारा 123 की पावर 824। अब इसमें हमें क्या करना है, जो हमारी पावर है, पावर कितनी है आपकी 24, 24 को 4 से डिवाइड करें तो पूरा पूरा कट जाएगा, कोई शेषफल नहीं बचेगा। तो जब कोई शेषफल नहीं बचता उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, जो हमारा इकाई का अंक है हम उसकी पावर लिख के चलते हैं 4, पहला हो गया।
दूसरा है आपका 789 और 789 में आपका इकाई अंक कितना है 9। तो अभी हमने पढ़ा था अगर 9 की पावर एक विषम संख्या है, 9 की पावर एक विषम संख्या दे रखी है तो हमारा इकाई अंक हमेशा कितना रहता है 9 ही रहेगा, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दूसरा और लास्ट है आपका 744 की पावर 129। अब इसमें जो इकाई का अंक है वो 4 है और 4 की पावर कैसी है, एक विषम संख्या है। तो विषम संख्या होने पे 4 की इकाई का अंक हमेशा हमारा कितना रहता है 4 ही रहता है। इसे सॉल्व कर दें। देखो 3 की पावर जब 4 करेंगे तो 3 × 9 = 27 × 81 और 81 में इकाई का अंक कितना होगा 1, यानी 1 × 9 × 4 और जब 4 × 9 करेंगे तो हमें कितना मिलेगा 36 यानी 36। 36 में इकाई का अंक हमारा कितना होगा 6। तो इसे सॉल्व करने पे हमें जो इकाई का अंक मिलेगा वो कितना मिलेगा 6 मिलेगा। चलिए एक क्वेश्चन के माध्यम से इस बातों को और समझने की कोशिश करें। देखो जैसे लिखा हुआ है 128 की पावर 127, 742 की पावर 742 गुणा 836 की पावर 967। चलिए देखिए आप जब भी वीडियो देख रहे हो वीडियो पॉज करके आप अपने आप इस सवाल को पहले करने की कोशिश करें और फिर वीडियो को दोबारा से शुरू करें। देखो जैसे हमारा लिखा हुआ है 128 की पावर 127, तो सबसे पहला स्टेप सबको ध्यान रहना चाहिए, जो आपके इकाई के पावर के लास्ट के 2 अंक हैं उसे आपको 4 से डिवाइड करना है। 4 से डिवाइड करने पे हमें कितना रिमाइंडर मिलेगा, यहाँ से 4 × 6 = 24 यानी कि 3 मिलेगा। तो उसे हम क्या लिखेंगे, जो हमारा इकाई का अंक है यानी कि 8 है उसकी घात के रूप में उसे लिख दें। दूसरा है आपका 2 है और 2 की पावर है 42। 42 को जब 4 से हमने डिवाइड किया तो कितना रिमाइंडर मिला, हमें 2 रिमाइंडर मिलेगा। तो उसे हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे उसे 2 की पावर 2 के रूप में। और लास्ट है आपका 836, इसमें कितना इकाई का अंक 6 और जब इकाई का अंक 6 आ जाए तो हमें कुछ सोल्व नहीं करना, बस सीधा सीधा हमें पता है जब हमारा इकाई का अंक 6 है तो उसमें कितनी भी पावर हो जाए इकाई का अंक हमारा 6 ही रहेगा। आगे अगला स्टेप देखें। 8 का क्यूब होता है 512 और 512 में इकाई का अंक होगा 2 और 2 का स्क्वायर कितना होगा 4 और फिर है आपका 6। तीनों नंबर्स का गुणा करें, 4 × 2 किया तो 8 और 8 × 6 करेंगे तो 8 × 6 = 48। 48 में इकाई का अंक कितना आएगा, निकल के आपका 8 आएगा। ठीक है, समझ में आया होगा। चलो एक क्वेश्चन और करते हैं जिससे कि बातें और क्लियर होंगी आपकी। चलो अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन किए वो मल्टीपल में किए, अब की बार साइन चेंज करते हैं, प्लस में या माइनस में लेके सवालों को सॉल्व करते हैं। जैसे हमारा लिखा हुआ है 189 की पावर 189 प्लस 287 की पावर 287 प्लस 999 की पावर 999। देखें चलो यहाँ पे 9 आ चुका है, कुछ और नंबर ले लो, यहाँ पे आप ले सकते हो 8 ले लेते हैं। देखें सबसे पहले इस 89 को जब हम 4 से डिवाइड करेंगे तो हमें कितना रिमाइंडर मिलने वाला है, यहाँ से 4 दूने 8, 4 दूने 8, हमें रिमाइंडर मिला यहाँ से 1, तो उसे हम क्या लिखेंगे 9 की घात 1। या हमने पढ़ा था कि जब हमारा इकाई का अंक 9 हो और उसकी पावर एक विषम संख्या है तो विषम संख्या होने पे हमारा जो इकाई का अंक रहता है वो 9 ही रहता है। इसके बाद साइन है आपका प्लस का, तो प्लस। अगला है आपका 7 है, इसमें इकाई का अंक और इसकी पावर दे रखी है 87। 87 को जब 4 से हम डिवाइड करेंगे तो 4 दूने 8 और 4 × 1 = 4, तो यहाँ से कितना रिमाइंडर मिलेगा, हमें 3 रिमाइंडर मिलेगा। तो उसे हम क्या लिखेंगे, इस 7 की घात 3 के रूप में लिख लें, प्लस। नेक्स्ट है आपका 8 दे रखा है इकाई का अंक और इसकी पावर है 99। तो 99 को हमने 4 से डिवाइड किया तो 4 दूने 8, 4 चौके 16, यहाँ से कितना मिल गया हमें रिमाइंडर 3 मिल गया, तो उसे लिखेंगे हम 8 की घात 3। अगला स्टेप यहाँ से 9, 7 का क्यूब देखेंगे तो 7 × 7 = 49, 7 × 243, 243 में कितना होता है 3 प्लस, और 8 का क्यूब होता है 512, 512 में 2। अब प्लस है सभी नंबर्स तो सबको ऐड कर दो, 9 और 3 12, 12 में 2 आ गया, 2 और 2 4। तो इस इक्वेशन से जो आपको इकाई का अंक मिलने वाला है वो कितना मिलेगा, 4 मिलेगा। चलो एक क्वेश्चन और देखें, अभी हमने प्लस लिया, दूसरा लेते हैं माइनस। देखो जो माइनस में है उसमें अक्सर बच्चे गलतियां कर जाते हैं इकाई का अंक निकालने में। मैं जो समझाना चाह रहा हूँ उसे देखें कि गलती क्या करते हैं और गलती कहाँ पे करते हैं। जैसे हमें दे दिया कोई भी नंबर 384 और इसकी पावर दे दी 121 माइनस आपका लिखा हुआ है
956 की पावर 128 2। ये देखो, पहले सवाल को पॉज करें वीडियो को और अपनी तरफ से करने की कोशिश करें और फिर आंसर को चेक करना। मुझे जिसे आ गया समझ में वो शायद कर सकता है, लेकिन जो पहली बार कर रहा होगा वो इस सवाल को गलत कर सकता है। देखो मैं क्यों कह रहा हूँ कि बच्चा गलत कर सकता है। हमारा इसमें इकाई अंक है 4 और 4 की पावर दे रखी है एक विषम संख्या। तो विषम संख्या होने पे हमारा इकाई अंक हमेशा कितना रहता है? हमारा इकाई अंक इसमें 4 ही रहता है। फिर है आपका माइनस के बाद में आपकी 6 है और 6 की पावर कितनी भी दे रखी हो हमारा इकाई अंक हमेशा कितना रहता है? वो आपका 6 ही रहता है। अब यहाँ पे जो गलती करते हैं, मैं जिसके लिए कह रहा हूँ, बच्चे क्या करते हैं कि इन्होंने देखा कि 4 - 6 तो उसे जल्दी में क्या कहेंगे कि 6 है, 6 में से 4 घटा दो तो इकाई अंक कितना मिलेगा आपका? 2 मिलेगा। जबकि इकाई अंक इसमें 2 नहीं मिलेगा। अगर आप देखोगे तो हम यहाँ 6 में से 4 को नहीं घटा रहे हैं, बल्कि हम 4 में से 6 को घटा रहे हैं। ये कोई नंबर नहीं है कि 4 है, ये जो 4 है ये बहुत बड़ी संख्या है, क्योंकि 384 की पावर 121 है। ये संख्या अपने आप में बहुत बड़ी है, ऐसे ही ये बहुत बड़ी है। तो हम आगे वाले में से पीछे वाली संख्या को घटा रहे हैं। तो घटाने का क्या नाम होता है? जब संख्या घटती नहीं है तो सामने से एक कैरी लेते हैं। जब हम कैरी लेंगे इसके पीछे से तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 14। और 14 में से जब 6 को घटाएंगे तो कितना रिमाइंडर मिलेगा? कितना इकाई अंक मिलेगा हमें? इसका 8 मिलेगा। तो एक तो आप इस तरह कर सकते हो या दूसरी तरह इस तरह कर सकते हो कि जब हमारा 6 बड़ा है सामने वाला माइनस का, तो जो हमें इसमें इकाई अंक मिलेगा वो मिलेगा -2। अब -2 तो आप कभी इकाई अंक कह नहीं सकते हो। तो जब कभी भी ये माइनस में आपका आता है तो आपको क्या करना है? उसे 10 में से और माइनस कर दें। तो 10 में से 2 को जब माइनस करेंगे तो इकाई अंक निकल के हमारा कितना आएगा? 8 आएगा, जो कि हम पहले लिख चुके हैं। तो मैं क्या कहना चाह रहा था, वो उम्मीद है कि आप लोग इसे समझ गए होंगे। तो दोस्तों इकाई के अंक में इतना ही है। अब इसकी अगर प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो 2-4 क्वेश्चन और कर लेते हैं, वरना जितना मैंने पॉइंट आपको बताया इकाई का अंक निकालने में, आप एक एक पॉइंट को फॉलो करें, अपने आप क्वेश्चंस बना के उनको सॉल्व करें, या किसी भी किताब में या किसी भी एग्जाम पेपर में आपको जितने भी सवाल मिले उन्हें आप सॉल्व कीजिएगा और उम्मीद करता हूँ कि आप उनके आंसर सही देंगे। देखो जैसे मैं 2-3 क्वेश्चन और करा देता हूँ आपकी प्रैक्टिस के लिए कि 128 की पावर 128 गुणा 836 की पावर 642 गुणा 2121 की पावर 128। एक और ले लें 529 की पावर 529। देखें अब इसमें जो लास्ट में 2 पॉइंट बताए थे, जितने भी पॉइंट हैं सबको यूज करोगे तो सवाल जल्दी सॉल्व हो जाएगा, लेकिन केवल पहले वाले 2 पॉइंट को यूज करोगे तो थोड़ा समय लग सकता है। देखो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, जब हमारा इकाई अंक 6 है तो कितनी भी पावर होने पे हमारा इकाई अंक 6 ही रहता है। ऐसे ही इकाई अंक हमारा 1 है तो कितनी भी पावर हो जाए इकाई अंक हमारा 1 ही रहेगा। यहाँ पे इकाई अंक हमारा 9 है और 9 की जो पावर है वो एक विषम संख्या है। तो जब पावर विषम संख्या होती है 9 की तो इकाई अंक हमेशा कितना रहता है? हमारा 9 ही रहता है। अब हमारा पहले वाला है तो 8 का ऐसा कोई शॉर्टकट रूल नहीं होता है। अब आपको इसमें डिवाइड करना ही पड़ेगा। जब 4 से हम 28 को डिवाइड करेंगे तो कितना रिमाइंडर आएगा हमारा? यहाँ से निकल के 0 आएगा, क्योंकि 28 पूरी तरह डिवाइड हो रहा है। और जब घात हमारी पूरी तरह डिवाइड हो जाती है उस कंडीशन में हम क्या लिखते हैं? उस कंडीशन में लिखते हैं इकाई के अंक की पावर 4, यानी कि 8 की पावर 4। देखो अब इसे सॉल्व करते हैं। 8 की पावर 4 का मतलब 8 का आपको 4 बार गुणा करना है। अगर आप डायरेक्टली ऐसे नहीं कर पाते हैं बच्चे तो आपको क्या करना है? इस 8 को 2 अंकों में तोड़ लो। जैसे 8 गुणा 8 कर लो एक साइड में, फिर 8 गुणा 8 कर लो। तो 8 गुणा 8 करने पे 64, दूसरी तरफ भी 64, और 64 में कितना? 4, और 4 गुणा 4 करेंगे तो हमें कितना मिलेगा? 16। तो 8 की पावर 4 में हमें कितना मिल जाएगा? इकाई का 6 मिलेगा। दूसरा आपका ये भी 6, और 1 तो मल्टीपल करो या मत करो उतना ही मिलने वाला है। अब 6 गुणा 6 36, 36 में 6, और 6 गुणा 9 करेंगे तो 6 9 54। तो इसमें इकाई का अंक कितना मिलेगा? हमें 4 मिलेगा। तो उम्मीद करता हूँ आपका भी आंसर 4 ही आया होगा। नहीं आया तो देखें कहाँ पे आपने गलती की थी। ठीक है, समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा होगा। अब भी नहीं आएगा इतने आसानी से, धीरे धीरे समझा रहा हूँ तो। चलो एक लास्ट क्वेश्चन और देखते हैं और वीडियो को फिर यहाँ पे विराम देते हैं। जैसे आपका लिखा हुआ है 129 की पावर 129, 144 की पावर 144, 127 की पावर 123, एक और ले लें डिजिट 126 की पावर 126।
ये आ रहा है यहाँ तक वीडियो में, वहाँ तक लास्ट। ठीक है, चलो देखें, हमारा इकाई का अंक है पहले नंबर में 9 और 9 की पावर दे रखी है 129। जब और पावर से हमें कोई लेना देना ही नहीं है, जब हमें पता चलेगा इकाई का अंक 9 है तो 9 की पावर बस हमें फिर यही चेक करना है कि संख्या सम है या विषम है। तो ये जो पावर है एक विषम संख्या है और विषम संख्या होने पे इकाई का अंक हमेशा हमारा कितना रहता है, 9 रहता है। याद आया होगा। दूसरा देखें, अब देखो ऐसे इकाई का अंक इसमें 4 दे रखा है। मैंने आपको क्या बताया था, जब 4 की पावर एक सम संख्या है, यहाँ पे सम है, तो सम संख्या होने पे 4 की पावर कितनी, हमें इकाई का अंक कितना मिलता है, इकाई का अंक मिलता है हमें 6। दूसरा देखें लास्ट, इसमें तीसरे वाला, 7 की पावर दे रखी है 123। अब इसका ऐसा कोई रूल नहीं है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसे 4 से डिवाइड करेगा हाथ को। 4 से डिवाइड करने पे 20 कट जाएगा, यानी कि 3 हमारा रिमाइंडर बचेगा। तो इसे हम क्या लिखेंगे, 7 की घात 3। और लास्ट है आपका 6। ध्यान आया होगा, 6 की घात कितनी भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, हमेशा इकाई का अंक कितना रहता है आपका, 6 ही रहता है। बस इन्हें सॉल्व कर लें। यहाँ से कितना मिलेगा, 9 6 54 यानी कि 4, और 7 का क्यूब कितना होता है, 343, 343 243 243 343। तो 343 में हमारे इकाई का अंक कितना होगा, 3 गुणा और 6 है आपका। देखें 4 3 12, 2 और 2 6 12, 12 में इकाई का अंक कितना मिला हमें, 2। ठीक है, चलो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा दोस्तों। इसी तरह अगर आपको और भी लेक्चर चाहिए चलो ठीक है, हाँ जी क्या बोलें दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल वाला आइकन है उसको क्लिक जरूर करें, ताकि आने वाले हमारे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ओके, धन्यवाद दोस्तों। बंद कर दो, ऊपर सरका के बंद होगी, एक बार ऊपर खिसकाया था, ऐसा ना होगी बंद, लॉक है रही है स्क्रीन।